आज ये है सीटेट साइकोलॉजी की हमारी 10th क्लास है और इसकी 9 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है स्किनर। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं स्किनर। सबसे पहली बात, स्किनर जो थे कहाँ गए थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? अमेरिका के। जो स्किनर हैं इन्होंने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझाने के लिए सर्वप्रथम जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उनके किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों और सिद्धांतों का सबसे पहले अध्ययन किया। मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने जो जो प्रयोग किए उनके प्रयोगों के निष्कर्षों और सिद्धांतों का अध्ययन किया और पावलाव के प्रत्यावर्तन और पुनर्वलन संप्रत्यय को समझा। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए। इस संबंध में उनके जो प्रयोग थे उन्होंने दो जानवरों पे प्रयोग किए, एक चूहा और एक पक्षी कबूतर पर। उन्होंने अपने दो प्रयोग किस पर किए? जो सबसे पहला प्रयोग था वो किया था चूहे पर, दूसरा कबूतर पर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो उसमें आपको ऑप्शन में चूहा भी मिल सकता है, कबूतर भी मिल सकता है। आंसर आपके दोनों ही सही होंगे, लेकिन स्किनर ने जो अपना पहला प्रयोग किया था वो किया था चूहे पर और दूसरा प्रयोग किस पर किया था? कबूतर पर। अब स्किनर ने क्या किया? स्किनर बॉक्स में चूहे पर प्रयोग किया गया। जो इन्होंने जिस बॉक्स में चूहे को रखा उस बॉक्स को इन्होंने क्या नाम दिया? स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स में चूहे पर किया गया प्रयोग। स्किनर बॉक्स में जो चूहे को रखकर इन्होंने प्रयोग किया तो वो प्रयोग क्या था वो देखते हैं। स्किनर ने चूहा बंद करने के लिए एक पिंजड़ा बनवाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक चूहे के लिए पिंजड़ा बनवाया जिसके अंदर एक स्थान पर एक लीवर फिट था। उसी पिंजड़े में एक जगह पर एक लीवर को उन्होंने फिट कर दिया। इस पिंजड़े में चूहे को अंदर करने के लिए दरवाजा था। लीवर को दबाने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था और ऊपर रखा भोजन इस रास्ते से भोजन की प्लेट में गिर जाता था। अब इस पिंजड़े में क्या था कि इन्होंने सबसे पहले एक पिंजरा बनवाया चूहे के लिए, फिर उस पिंजरे में एक लीवर को, मतलब लीवर का एक टुकड़ा जो था उसे फिट कर दिया। अब जैसे ही लीवर को दबाते थे तो ऊपर जो पिंजरे में ऊपर की छत होती है उस पे से भोजन की नली का रास्ता था, तो वो जो भोजन था उस नली के रास्ते से नीचे रखी हुई प्लेट में आके गिर जाता था। इस पिंजरे को स्किनर ने क्या नाम दिया? स्किनर बॉक्स। समझ आ गई आप लोगों को ये चीज़? ऐसा था कि ये पिंजरा इस शेप में था और इसमें यहाँ पे ये चूहा है आपका और ये लीवर का एक टुकड़ा लगा था। ठीक है, तो जैसे ही चूहा इस लीवर के टुकड़े पे पैर रखता था या कुछ भी, तो ऊपर से क्या होता था, जो ये छत है इस पे से यहाँ से भोजन की नली के द्वारा टुकड़ा जो है आके प्लेट में गिर जाता था। ठीक है, इस पिंजड़े को ही इन्होंने क्या नाम दिया? स्किनर बॉक्स। तो स्किनर ने अपना सबसे पहला प्रयोग किस पर किया? चूहे पर किया। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्किनर के सीखने का सिद्धांत। स्किनर के सीखने का सिद्धांत क्या कहता है? स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को अंदर रख कर दिया और उसने देखा कि चूहे ने अंदर जाते ही उछल कूद करना शुरू कर दिया। इस उछल कूद में एक बार उसका पंजा अचानक से उस लीवर पर पड़ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, और भोजन उसकी प्लेट में आ गिरा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है छत पे एक भोजन की नली के द्वारा क्या किया जाता था? एक नली लगी हुई थी जिसके द्वारा अंदर भोजन डाला जाता था और वो भोजन क्या होता था? नीचे आके प्लेट में गिर जाता था जैसे ही उस लीवर के टुकड़े पर पैर रखा जाता था। उसने भोजन प्राप्त किया और अपनी भूख मिटाई। इससे उसे बड़ा संतोष मिला। अब उसे जब फिर कुछ खाने की इच्छा हुई तो उसने पुनः उछल कूद करना शुरू कर दिया। इस उछल कूद में वह लीवर पुनः दब गया और उसने भोजन प्राप्त किया।
स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्बलन मिला। उसने इस चूहे पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और देखा कि एक स्थिति ऐसी आई कि भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। दूसरे शब्दों में उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि जैसे ही मैं लीवर का टुकड़ा दबाऊंगा या लीवर को दबाऊंगा तो मुझे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। अब स्किनर बॉक्स में कबूतर पर किया गया प्रयोग। अब स्किनर ने क्या किया? दूसरी बारी में कबूतर पर प्रयोग किया। तो चलिए वो देखते हैं। स्किनर ने सीखने के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अपना प्रयोग एक कबूतर पर दोहराया। किस पर दोहराया? एक कबूतर पर। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया। इस बॉक्स में एक ऐसी ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी वहाँ एक प्रकाशपूर्ण चाबी लगाई गई। इस चाबी को दबाने से, कैसी चाबी? प्रकाशपूर्ण चाबी। इस चाबी को दबाने से कबूतर के खाने के लिए दाना मिल सकता था। साथ ही इसमें 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई कि भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश होता था। इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स कहते हैं। अब इसमें स्किनर ने क्या किया? जो स्किनर ने कबूतर को इस बॉक्स में रखा तो क्या होता था कि मतलब ये जो प्रकाशपूर्ण चाबी थी ये सिर्फ इतनी ऊंचाई तक थी जहाँ तक कबूतर की चोंच जा सकती थी। और जैसे ही प्रकाशपूर्ण चाबी को कबूतर अपनी चोंच से दबाता तो उसे खाने के लिए क्या मिल जाता? दाना। साथ ही इसमें 6 और प्रकाश की अलग अलग जगहों पर व्यवस्था थी। भिन्न भिन्न बटन जैसी दबाता तो प्रकाश होता। इस बॉक्स को क्या कहा इन्होंने? कबूतर बॉक्स। अब स्किनर के सीखने का यह सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया। इसके बाद चाबी में सबसे हल्के रंग का प्रकाश पहुंचाया गया। ठीक है, उसकी चमक से कबूतर उसकी ओर खींचा और उसने इसके इधर उधर चोंच मारी। किसके? चाबी के। उस हल्के रंग के प्रकाश को देख के उसने क्या किया? उस चाबी पर हल्की हल्की चोंच मारी। एक बार उसकी चोंच प्रकाशित चाबी के ऊपर लग गई और जैसे ही वो चोंच उसकी उस चाबी पर लगी उसके दबते ही उसके खाने के लिए दाना उसे मिल गया। उस कबूतर पर यह प्रयोग 6 प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाओं पर किया गया। अब उस कबूतर पर यह प्रयोग कितनी बार किया गया? 6 बार। कैसे? क्योंकि हर बार जो था प्रकाश जो था अलग अलग तरह का था या उसके लिए हर बार अलग अलग तरह के प्रकाश की व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि कबूतर की क्रिया को अलग अलग तरह से देखने के लिए। स्किनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर के अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ, परंतु भोजन मिलने से उसके सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्बलन मिला। मतलब जैसे जैसे प्रकाश में चेंजेस हुए तो उसकी अनुक्रिया, जो भी वो क्रिया कर रहा था भोजन प्रकाश को देख के, भोजन प्राप्त करने के लिए तो नहीं, प्रकाश को देख के हर बार वो थोड़ी जो है अपनी एक्टिविटी में चेंजेस कर देता। लेकिन भोजन मिलने से उसकी सही जगह चोंच मारने की क्रिया को क्या मिला? पुनर्बलन। उसे समझ आ गया कि भोजन उसे किस तरह से मिल रहा है? चोंच मारने से। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आई जब भी इस कबूतर को भूखा रखने के बाद इस बॉक्स में बंद किया गया, वह उस चाबी को दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। वो क्या करता फिर अगली बार कि उसे जैसे ही भोजन चाहिए होता और बॉक्स के अंदर वो होता, बंद बॉक्स के अंदर, तो वो क्या करता? चाबी को दबा देता और उससे भोजन प्राप्त कर लेता। दूसरे शब्दों में उसने चाबी दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। उसे समझ आ गया कि वो जैसे ही चाबी दबाएगा तो उसे भोजन प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे। यह सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। किस पर? पुनर्बलन पर विशेष बल देता है, इसलिए इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही क्या कहते हैं? पुनर्बलन। जैसे आपके
ये समझ लिए किसी एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट है और वो एक्टिविटी आपको करने से क्या होता है, अच्छा फील होता है। जैसे बॉयज़ को क्रिकेट खेलना पसंद होता है ना, तो क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें अच्छा फील होता है, फिर वो दोबारा खेलते हैं, तिबारा भी खेलते हैं, वो रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो क्यों, इससे क्या होता है कि इस क्रिया को बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही क्या कहते हैं, पुनर्बलन। जैसे बॉयज़ क्रिकेट खेलते हैं और उनके बार बार इस क्रिया को करने की क्रिया को क्या कहा गया, पुनर्बलन। जैसे ही कबूतर को बटन दबाने से भोजन प्राप्त होने पर हुआ, जैसे कबूतर को बटन वो दबाए और भोजन प्राप्त हो तो संतुष्ट होता, तो इसी क्रिया को क्या कहा इन्होंने, पुनर्बलन। स्पष्ट है कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है, जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। पुनर्बलन किसका परिणाम है, अनुक्रिया का। जब आप अनुक्रिया करोगे तभी तो आपको पुनर्बलन प्राप्त होगा। और भविष्य में उससे क्या हो जाता है कि जब आपको पॉजिटिव पुनर्बलन प्राप्त होता है तो आपके अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। सोचो, अगर कबूतर चोंच मारता रहता और उसे पहली बारी में भी भोजन नहीं मिलता, दूसरी बारी में भी नहीं मिलता, तीसरी बारी में भी नहीं मिलता, चौथी बारी में भी नहीं मिलता, तो पांचवी छठवीं बार तो करने का मतलब ही नहीं था, है ना। तो ये क्या है कि उसे भोजन प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसे पुनर्बलन मिलता गया और बार बार इस क्रिया को दोहराता गया। इस सिद्धांत में पुनर्बलन का बहुत महत्व है, इसलिए इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। पुनर्बलन को जो है मनोवैज्ञानिकों ने दो रूपों में विभाजित किया। सबसे पहला, एक धनात्मक पुनर्बलन एवं ऋणात्मक पुनर्बलन के रूप में, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकंड, प्राथमिक पुनर्बलन और गौण पुनर्बलन के रूप में। अब देखिए कि इसमें धनात्मक पुनर्बलन क्या है, ऋणात्मक पुनर्बलन क्या है, प्राथमिक पुनर्बलन क्या है और गौण पुनर्बलन क्या है। तो उसके लिए आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं कि आपका धनात्मक पुनर्बलन क्या है। तो चलिए देखते हैं धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति से मिलता है, जैसे कि भूखे कबूतर को भोजन से मिला। धनात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं, जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति से मिलता है, जैसे कि भूखे कबूतर को किससे मिला, भोजन से मिला पुनर्बलन। आपको किससे मिलेगा, आपके रिजल्ट से पुनर्बलन मिलेगा। ऋणात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति से मिलता है, जैसे किसी शिक्षक की अनुपस्थिति में उस शिक्षक से डरने वाले बालक की अनुक्रिया में वृद्धि होना। यहाँ देखिए ऋणात्मक पुनर्बलन, एक सेकेंड, ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं कि उद्दीपक की अनुपस्थिति से जो पुनर्बलन मिलता है उसे ही ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे अगर कभी कभी क्लास में कोई टीचर नहीं आए तो उस शिक्षक से जो बच्चे डरते हैं, फिर वो नहीं डरते क्योंकि टीचर ही नहीं आया तो डरेंगे क्या। तो बालक क्या है, अपनी अनुक्रिया में, वो जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसकी अनुक्रिया में वृद्धि होती है। प्राथमिक पुनर्बलन क्या होता है, प्राथमिक पुनर्बलन उस पुनर्बलन को कहते हैं जो किसी उद्दीपक से सीधा प्राप्त होता है, जैसे भूख, प्यास, काम आदि से प्राप्त होने वाला पुनर्बलन। जैसे आपको भूख लगी, भोजन मिल गया, प्यास लगी, पानी मिल गया, आपको कोई काम चाहिए, आपको कोई काम मिल गया। ये सब क्या है, डायरेक्ट पुनर्बलन, मतलब कि प्राथमिक पुनर्बलन जो उद्दीपक से सीधे जुड़े हुए हैं। अब गौण पुनर्बलन क्या है, गौण पुनर्बलन से तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो प्राथमिक पुनर्बलन प्राप्त करने वाले उद्दीपक के साथ लगातार उपस्थित होने के कारण प्राप्त होता है। जो प्राथमिक पुनर्बलन होता है उसके प्राप्त करने वाले उद्दीपक के साथ, जो उद्दीपक होता है उसके साथ लगातार उपस्थित होने के कारण, लगातार उपस्थित होने के कारण प्राप्त होता है। जैसे भोजन के साथ घंटी की ध्वनि को लगातार सुनने से कुत्ते के अनुक्रिया को पुनर्बलन मिला।
मतलब कि एक तरीके से आप माध्यम बोल सकते हैं। घंटी यहाँ क्या कर रही है, माध्यम का कार्य, भोजन को और कुत्ते को जोड़ने के लिए, है ना। इसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट पुनर्बलन, मतलब कि आपको कोई भी चीज़ डायरेक्ट मिल जाती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ इनडायरेक्ट। जैसे आपने घंटी बजाई, कुत्ते को पता चला कि हाँ घंटी बज रही है। घंटी क्यों बज रही है, भोजन के लिए बज रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, इनडायरेक्ट पुनर्बलन। यहाँ भोजन जो है एकदम से कुत्ते के पास डायरेक्ट रूप में नहीं पहुँच रहा, किसी माध्यम से पहुँच रहा है। भोजन के साथ घंटी की ध्वनि को लगातार सुनने से कुत्ते की अनुक्रिया को पुनर्बलन मिला। अब सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो चलिए सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं देखते हैं। यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर बल देता है। जो स्किनर ने सिद्धांत दिया उसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। आप ये भी जो वर्ड हैं इन्हें अच्छे से याद करके चलना कि ये सब जो है पूछे जाते हैं यूपी टेट में, कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, स्किनर ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो वो किसने दिया, आपका स्किनर ने। पुनर्बलन का सिद्धांत आपका किसने दिया, तो वो भी किसने दिया, स्किनर ने। इस तरह के क्वेश्चंस यूपी टेट में मैक्सिमम पूछे जाते हैं और आपको ये क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए कि हाँ एक ही सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो वो अन्य नाम आपको पता होने चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि हाँ आपसे उस सिद्धांत का एक ही नाम पूछता रहेगा, वो आपसे कोई भी नाम पूछ सकता है, ठीक है। जो मेन नाम है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपका फर्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी उसका एक अन्य नाम है। दूसरा हो गया आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा हो गया आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब चलिए देखते हैं, यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर बल देता है। इस सिद्धांत द्वारा सीखना अधिक स्थायी होता है। यह जो सिद्धांत है, स्किनर ने जो सिद्धांत दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के द्वारा सीखना अधिक स्थायी होता है। यह सिद्धांत क्रिया से अधिक क्रिया के परिणाम को महत्व देता है। यह सिद्धांत जो कार्य आप कर रहे हो उससे ज़्यादा अधिक उसके रिजल्ट को इम्पोर्टेंस देता है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो ये सिद्धांत आपके पढ़ने से ज़्यादा आपके रिजल्ट को महत्व देगा, ठीक है। यह सिद्धांत सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है। यह सिद्धांत किस पर बल देता है, सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है। जैसे आपको अगर 90% मार्क्स चाहिए और आपने मेहनत करी, आपको 85% मार्क्स मिल गए या 89% मार्क्स मिल गए, 90% मार्क्स मिल गए, तो इससे क्या मिल रहा है, आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। तो यह सिद्धांत किस पर बल देता है, सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है, जो सीखने वाले की क्रिया को गति देने में सहायक होता है। अब मान लीजिए आपके 10th में जो है आपने 90% मार्क्स के लिए मेहनत करी और आपको 90% मार्क्स ही चाहिए, तो आपके 90% मार्क्स आ गए। इससे क्या हुआ, आप और ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, आप और ज़्यादा सीखने की इच्छा करोगे। तो यह सिद्धांत क्या करता है कि मुझे 12th में, अब मेरे 10th में अगर 90% मार्क्स आए तो मुझे 12th में अब मुझे कितने लाने हैं, 95% या 92% मार्क्स लाने हैं। तो यह सिद्धांत क्या करता है, सीखने वाले की क्रिया को गति देने में सहायक होता है। जहां आप 10th में पढ़ते थे 5 घंटे, अब आप 12th में कितना पढ़ने लगे, 7 घंटे, ठीक है। अब देखिए, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है। किस पर, सफलता पर। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। तो यह सिद्धांत किन 2 बातों पर बल देता है, सीखने की क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है कि आप सीख रहे हैं तो आप सफल हो जाओगे, और दूसरा सीखने की क्रिया में अभ्यास पर, प्रैक्टिस पर बल देता है।
सक्रिय अनुबंधन द्वारा मंद बुद्धि के बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। सक्रिय अनुबंधन के द्वारा जो कम बुद्धि के बच्चे होते हैं या जिन्हें लेट समझ आता है या जो पढ़ने में थोड़े से वीक होते हैं उन्हें भी सिखाया जा सकता है। उन्हें थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेट करके आप कोई भी चीज़ें सिखा सकते हो ईजिली। अब सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की कमियां देखते हैं कि कमियां क्या क्या हैं। यह सिद्धांत पशु पक्षियों पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत किन पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है? पशु पक्षियों पर प्रयोग करके। और पशु कौन? चूहा। और पक्षी कौन? कबूतर। स्किनर ने पहला प्रयोग अपना किस पर किया था? चूहे पर, और दूसरा कबूतर पर। इसलिए यह मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने अपना प्रयोग जो है पशु पक्षियों पर किया, इस वजह से यह मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता। यह सिद्धांत बुद्धिहीन अथवा मंद बुद्धि वाले प्राणियों पर लागू होता है एवं बुद्धि, चिंतन तथा विवेक से पूर्ण प्राणियों पर लागू नहीं होता। दूसरा, यह सिद्धांत किन पर लागू होता है? जो बुद्धिहीन हैं या मंदबुद्धि बच्चे हैं उन पर तो लागू होता है, लेकिन जो बुद्धि है जिनमें या जो चिंतन अधिक करते हैं या विवेक से पूर्ण प्राणियों पर लागू नहीं होता। आ जाता है क्वेश्चन की क्या कहते हैं स्किनर का सिद्धांत किन पर लागू नहीं होता, तो उसमें बुद्धिहीन और मंदबुद्धि भी दिया होगा और बुद्धि, चिंतन और विवेक से पूर्ण प्राणी भी दिया होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? बुद्धि, चिंतन तथा विवेक से पूर्ण प्राणी। अब नेक्स्ट चलते हैं। स्किनर ने पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है। किसे? स्किनर ने पुनर्बलन को क्या माना है? शक्तिदाता। कि पुनर्बलन यहाँ पे क्या काम करता है? इंसान को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है, जबकि मनुष्य के सीखने में उद्देश्य प्राप्ति की लगन शक्तिदाता होती है। जबकि मनुष्य के सीखने में क्या होता है? उद्देश्य प्राप्ति की लगन। कि आपको अगर आपका कोई एम है, आपको MBBS डॉक्टर बनना है या मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, तो आपका एम क्या है? कि मुझे इंजीनियर बनना ही है। उसके लिए जो आपकी लगन होगी वो लगन आपकी शक्तिदाता होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन के अभाव में सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है, जबकि मनुष्य के सीखने में लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक होती है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि पुनर्बलन अगर ना हो तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाएगी, जबकि मनुष्य के सीखने में लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक होती है। कि आप सीख रहे हैं तो किस लिए सीख रहे हैं? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीख रहे हैं, तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति वहाँ आवश्यक होगी। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि मनुष्य के सीखने की क्रिया में बुद्धि, चिंतन, तर्क एवं विवेक की आवश्यकता होती है। अब ये जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है इसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है, तो चलिए देखते हैं। यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्दीपक के स्थान पर प्रेरणा को आवश्यक मानता है। उद्दीपक के स्थान पर किस चीज़ को आवश्यक मानता है? मोटिवेशन को आवश्यक मानता है। इसलिए पढ़ने लिखने वाले बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए जो पढ़ने लिखने वाला बालक होता है तो क्या किया जाता है? उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए मोटिवेशन का यूज़ किया जाता है। इस सिद्धांत का यूज़ किया जाता है पढ़ने लिखने वाले बालकों को मोटिवेट करने के लिए। जो स्किनर ने सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का यूज़ किया जाता है। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन को बहुत महत्व देता है। इसलिए शिक्षण कार्य में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को पुनर्बलन देने में इसका उपयोग किया जाता है। जो स्किनर का सिद्धांत है वो सीखने में सबसे अधिक बल किस पर देता है? पुनर्बलन में। इसलिए जो आपका शिक्षण कार्य होता है वहाँ पे शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को पुनर्बलन देने में इसका यूज़ करता है। शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने हेतु इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। शिक्षार्थियों की सक्सेस के लिए और उन्हें एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि वो सक्सेस कब होंगे? जब वो एक्टिव रहेंगे। तो उनके एक्टिव रहने के लिए भी सिद्धांत का यूज़ किया जाता
है। सक्रिय अनुबंधन का प्रयोग समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जो सक्रिय अनुबंधन है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है? जो समस्यात्मक बालक होते हैं, जैसे किसी बच्चे में कोई बुरी आदत है तो उसके व्यवहार में चेंजेस लाने के लिए इस सिद्धांत का यूज़ किया जाता है। शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने हेतु इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ये मैं पीछे आपको बता ही चुकी हूँ, बट चलो कोई नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने हेतु इस सिद्धांत का यूज़ किया जाता है। शिक्षार्थियों को सक्सेस कब मिलेगी? जब वो एक्टिव रहेंगे। तो बच्चों को एक्टिव रखने के लिए इस सिद्धांत का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सक्रिय अनुबंधन का प्रयोग समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जो आपके समस्यात्मक बालक मतलब जिनमें कोई बुरी आदत है, तो उस बुरी आदत में चेंजेस लाने के लिए, उसे बदलने के लिए सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और आज आपका ये स्किनर से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कल कोई नेक्स्ट नया टॉपिक लेके आते हैं। और सीटेट की अब तक की आपकी 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं साइकोलॉजी की। वो आप चैनल पे अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही अपने नोट्स भी बना सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को इन क्लासेस की PDF चाहिए तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि उन्हें सीटेट की साइकोलॉजी से रिलेटेड PDF प्रोवाइड करा दी जाए।